मुंबई शहर के एक होटल में आरा नाम की एक कोरियन लड़की काम करती थी। आरा जब छोटी थी तभी उसकी माँ का निधन हो गया था। एक बार उसके पिता उसे अपने साथ इंडिया घुमाने लेकर आए, लेकिन वो जानबूझकर उसे वहीं छोड़ गए और खुद कोरिया लौट गए। दरअसल आरा की माँ के मरने से पहले ही उसके पिता का अफेयर किसी और से शुरू हो गया था और अपनी पत्नी के बाद वो आरा की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे। इस वजह से वो 12 साल की आरा को भारत में ही छोड़कर लौट गए। पराये देश में आरा ने जैसे तैसे खुद को संभाला और ढाबे रेस्टोरेंट में काम करके खुद का गुजारा करने लगी। ऐसा करते करते उसे कई साल बीत गए और अब आरा 24 साल की हो गई। आरा, ये क्या है? वहाँ पर कस्टमर इंतजार कर रहे हैं, तू उनका ऑर्डर क्यों नहीं लेकर आती? जी सर, बस अभी लाई। आरा के पेट में काफी दर्द हो रहा था, लेकिन वो अपना दुख छुपाकर ग्राहकों के ऑर्डर लेने लगी। ये तो थी मुंबई शहर में रहने वाली आरा की बात। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के चंबा गांव का रहने वाला राजीव एक किसान का बेटा था। राजीव ने गांव से ही पढ़ाई की और फिर अपने एक रिश्तेदार की मदद से मुंबई चला आया। कुछ दिन नौकरी ढूंढने के बाद वो उसी जगह चला गया और नौकरी करने लगा। उस होटल में उसे साफ सफाई का काम मिल गया। आरा दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन वो अक्सर उदास रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। राजीव ने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन आरा उससे बात नहीं करती। कमाल है यार, ये चिंकी इतना भाव क्यों खाती है? कभी बात नहीं करती। समझती क्या है खुद को? ऐश्वर्या राय क्या? छोड़ना यार, वो शुरू से ही ऐसी है। तुम दोनों क्या वहां खड़े होकर बातें कर रहे हो? चलो जल्दी से साफ सफाई करो। यशपाल उस होटल का मैनेजर था, जो बड़ा ही खड़ूस था। यशपाल की बुरी नजर आरा पर रहती थी। ये बात राजीव बहुत जल्दी ही समझ गया। एक रोज, आरा जरा यहाँ आना तो। यस सर। डोंट कॉल मी सर, कॉल मी यश बेबी। व्हाट सर? नथिंग, आई सेड आज मौसम खराब है तो 10 मिनट में तुम फ्री हो जाओ। मैं घर जाते वक्त तुम्हें अपनी गाड़ी से ड्रॉप कर दूंगा। नहीं थैंक्स सर, मैं मैनेज कर लूंगी। ये कहकर आरा अपने काम पर लग जाती है। कुछ देर बाद वो घर जाने के लिए बस के इंतजार में खड़ी थी कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई। यशपाल गाड़ी लेकर उसके पास आया। आरा कम इनसाइड, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, भीग जाओगी। आरा के पास और कोई चारा नहीं था। उस तेज बारिश से बचने के लिए वो उस गाड़ी में बैठ गई, लेकिन कुछ देर चलने के बाद ही यशपाल ने गाड़ी घुमा ली और जंगल के रास्ते ले जाने लगा। सर ये आप? डोंट वरी, ये शॉर्टकट रास्ता है, जल्दी पहुंच जाएंगे। यशपाल ने पहले ही ड्रिंक कर रखी थी। वो गाड़ी में तेज गाने चलाकर झूमे जा रहा था। आरा को अब ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। उसे घबराहट भी बहुत हो रही थी। तभी यशपाल ने गाड़ी जंगल के बीचों बीच रोक दी और आरा के पास जाने की कोशिश करने लगा। छोड़ मुझे, छोड़! वो उसके साथ कुछ गलत कर पाता उससे पहले ही राजीव और मनोज बाइक पर वहां पहुंच जाते हैं। वो यशपाल की खूब पिटाई करते हैं और आरा को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि जिसके साथ उन्होंने मार पिटाई की थी, यानी कि यशपाल, उस होटल के मालिक का साला था। नौकरी से निकाले जाने के बाद आरा उदास लहजे में राजीव से कहती है, तुमने ये क्या कर दिया? उस मैनेजर को इतना मारने की क्या जरूरत थी? एक तो मैं अनाथ हूँ, मेरे पास एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें मैं रहती हूँ। कम से कम यहाँ खाने का गुजारा तो चल जाता था। अब मैं क्या करूँगी? मैं हूं ना, मेरे साथ चलो गाँव। गाँव? ये गाँव क्या होता है? तुम्हें गाँव नहीं पता? पहाड़ों से घिरी हुई खूबसूरत जगह, जहाँ की खुली हवा और आसमान में फैले बादल खुले दिल से सबका स्वागत करते हैं, फिर चाहे वो देसी हो या विदेशी। क्या सच में गाँव इतनी खूबसूरत जगह होती है? लेकिन क्या तुम्हारे गाँव के लोग एक अनजान देश की लड़की, एक कोरियन को स्वीकार करेंगे? अगर दुनिया सवाल करेगी तो मैं जवाब दूंगा, तुमसे शादी करके। मैं तुम्हें यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकता। पहाड़ी हूँ मैडम, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, भरोसा रखो। राजीव की बातें आरा को अच्छी लगती हैं और वो उसके साथ चंबा जाती है। गांव में कोरियन लड़की को देखते ही सब लोग बातें बनाने लगते हैं। अरे देखो देखो, मनोहर का छोरा किसी चिंकी लड़की को अपने साथ लेकर आया है। वो तो अपने देश की नहीं लग रही, लगता है सुलोचना के लिए विदेशी बहू ले आया है। बिल्कुल ठीक कहा बिरजू, अभी सुलोचना को बताकर आती हूँ। सुजाता सुलोचना के घर जाती है, जहाँ आंगन में रखी खाट पर वो धूप में गेहूं सुखा रही थी। अरे सुलोचना, तू क्या कर रही है यहाँ? देख तेरा राजीव किसे लेकर आया है। ये बात सुनते ही सुलोचना और मनोहर उस ओर जाते हैं। ए राजीव, क्या मजाक कर रही है? कौन है ये लड़की? बाबा, ये तुम्हारी बहू है, मैंने इससे शादी कर ली है। नालायक, मैंने तुझे शहर कमाने भेजा था ताकि हम बड़े बूढ़ों को इस उम्र में थोड़ा आराम मिल जाए, लेकिन तू तो इसे उठा कर ले आया, और वो भी विदेशी से ब्याह रचाकर। हिंदुस्तान की लड़कियां कम पड़ गई थी क्या? कोरियन बहू ये सब सुनकर उदास हो जाती है।
लेकिन जब सुलोचना को उसकी सारी कहानी पता चलती है तो वो उसे अपना लेती है। राजीव उसे अपना सारा गांव घुमाता है। राजीव, ये गांव तो बहुत ही सुंदर जगह होती है। यहाँ की हवा में कितना सुकून है। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, अब मैं यहीं रहूंगी, कभी शहर वापस नहीं जाऊंगी। क्या यहाँ रहेगी? लेकिन आरा यहाँ काम नहीं है। मुझे तो सोच सोच कर ही चिंता सताई जा रही है। हम क्या करेंगे अब? तुम चिंता मत करो राजीव, कोई ना कोई उपाय निकल ही आएगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ से टूरिस्ट प्लेस कितनी दूर है? चंबा तो खुद ही एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर कई जगह हैं, जैसे हिमाचल एम्पोरियम, लक्ष्मी नारायण मंदिर, हरिराय मंदिर, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, चंपावती मंदिर, भूरी सिंह संग्रहालय, अखंड चंडी महल, सुई माता मंदिर, हरिराय मंदिर। यहाँ रोज कई टूरिस्ट आते हैं। अरे वाह, अगर यहाँ इतनी टूरिस्ट प्लेसेस हैं तो तुम कहीं और जाने की क्यों सोच रहे हो? हम दोनों यहीं रहकर खुद का काम शुरू कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ की हर जगह के बारे में, उनके इतिहास के बारे में तो पता ही होगा, तो तुम टूरिस्ट गाइड की नौकरी कर सकते हो। ऐसे ही मुझे कोरिया की बहुत ही फेमस डिश रामेन बनानी आती है, तो मैं उसे बनाकर बेचूंगी। देखना, वो लोगों को खूब पसंद आएगी। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ अक्सर बनाती थी, तो क्यों ना हम गांव में रामेन नूडल्स बनाकर बेचें? लेकिन क्या लोगों को ये पसंद आएंगे? यहाँ गांव में लोग रामेन नूडल्स थोड़ी खाते हैं। राजीव, अगर स्वाद अच्छा हो तो सब कुछ बिक सकता है। हमें बस लोगों को इसे चखाना होगा और गांव के लोग भी इसका लुत्फ उठा सके, इसलिए हम उन्हें कम दाम में बेच देंगे। फिर हम कमाएंगे कैसे? देखो, मैंने हिसाब लगाया है। एक पैकेट रामेन नूडल्स 20 रुपए में आता है और उसमें से 4 बड़े बड़े बोल्स बनाए जा सकते हैं। मतलब एक बोल का खर्च 5 रुपए। शुरुआत में तो हम इसे कम दाम में बेचेंगे, लेकिन जैसे ही काम अच्छा चल पड़ेगा तो दाम दुगने कर देंगे। बोलो, मंजूर है? और टूरिस्ट को तो डबल में बेच सकते हैं। लेकिन ये बनता कैसे? देखो, हम हर कटोरी में थोड़ा सा उबला अंडा, हरी प्याज और मसाले डालकर उसे एक बड़ी बोल को उसमें डाल देंगे। साथ ही धनिया, लहसुन के पत्ते डालकर ये और भी टेस्टी हो जाएगा। एक बार लोगों की जुबान पर इसका टेस्ट लग गया ना, तो लोग इसे खाने जरूर आएंगे। शायद तुम ठीक कहती हो, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे भी लगेंगे। वो हम कहाँ से लाएंगे? डोंट वरी, मैंने होटल में नौकरी करके थोड़े बहुत पैसे कमाए थे, जो मैंने जोड़ कर रखे थे। हम उसी से ये काम शुरू करेंगे। नहीं नहीं, ये तुम्हारी कमाई है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? राजीव, तुम मेरे पति हो और ये तुमसे बढ़कर नहीं है। और जब हमारा काम चल निकलेगा तो तुम इसके बदले मेरे लिए कोई सोने की चीज बना देना। राजीव को अपनी पत्नी का सुझाव पसंद आया। अगले दिन वो आरा के साथ जाकर दूर बाजार से जरूरत का सामान ले आया और अब वो टूरिस्ट प्लेस के बाहर जाकर ठेला लगा लेता है। उस ठेले पर लिखा था कोरियन बहू के रामेन, जिसका दाम था सिर्फ 10 रुपए। ये क्या मजाक है? इतनी सस्ती चीज कौन बेचेगा? अरे देखो, संस्कारी बेटे की विदेशी पत्नी का कमाल। अब गांव में अजीबो गरीब चीजें खिलाएंगे। सही कहा, और हमारा मजाक बनवाएंगे 100 अलग। ये देख गांव के सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ टूरिस्ट वहां आते हैं। राजीव झट से बोल पड़ता है, गाइड साहब, आपको गाइड की जरूरत है? जी हमें गाइड की जरूरत है, लेकिन उसके पहले बच्चे को भूख लगी है। क्या है तुम्हारे पास खाने के लिए? कोरियन बहू के रामेन। आरा, दिखाओ अपना कमाल। तभी आरा चूल्हे पर एक बर्तन में रामेन नूडल्स डालती है। कुछ ही देर में उसकी खुशबू हवा में फैल जाती है। अरे इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। फिर आरा एक छोटे से कटोरे में रामेन परोसकर पहले ग्राहक यानी उस बच्चे को देती है, जिसे खाते ही वो बड़ा खुश हो जाता है। वाह पापा, ये तो बड़े ही यमी है। अच्छा, फिर तो हमारे लिए भी एक एक प्लेट लगा दो। संजय को भी वो खूब पसंद आते हैं। वो खुश होकर 100 रुपए उसे दे देता है। इसके बाद राजीव उसे टूरिस्ट प्लेस की सैर करवाता है, जिससे उसे भी 100 रुपए बच जाते हैं। अब ऐसे ही दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करते हैं। अब तो उनके ठेले के आगे भीड़ लगी रहती है। टूरिस्ट के साथ साथ गांव के लोग, यहाँ तक कि आसपास के शहरों से लोग स्पेशली उसके हाथ के बने रामेन खाने आने लगे। अब वो दिन के 2-2 हजार कमाने लगे। अब तो दूसरे गांव से भी लोग आने लगे हैं। मैंने सुना है कि शहर से भी लोग यहाँ खाने आ रहे हैं। अब तो अखबार में भी खबर छप गई है। उसमें छपा है कि गांव की कोरियन बहू ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा रामेन नूडल ठेला खोलकर पूरे इलाके में पहचान बना ली है। उन्होंने अपने व्यवसाय को एक नई ऊंचाई दी है। कुछ दिन बाद गांव में बड़ा सा रेस्टोरेंट बन चुका था, कोरियन बहू का रामेन। माफ करना बहू, लेकिन हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है। हमें माफ कर दो, हम गलत थे। आपने हमें जो ताने दिए थे, उन्हीं से हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिली है। हमें गर्व है कि तुम हमारी बहू हो। एक कोरियन लड़की हमारी बहू है। हाँ बहू, तू बहुत अच्छी है। आरा, ये तुम्हारे लिए सोने का मंगलसूत्र जो तुमने पैसे दिए थे उससे 4 गुना दाम का बनवा कर लाया हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये देख आरा बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद वो खुद का एक बड़ा सा पक्का घर भी बनवा लेते हैं।
अब राजीव और आरा दोनों मिलकर अपना रेस्टोरेंट संभालते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। माधवपुर गांव में संदीप नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी अंजू के साथ एक बड़े से घर में रहता था। उन दोनों की केवल एक ही संतान थी और वो था उनका बेटा मयंक, जो कि विदेश में जॉब करता था। कई सालों के बाद मयंक अपने घर आने वाला था। ये जानकर संदीप और अंजू काफी खुश थे और वो बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। 3 दिन बाद मयंक ऐना नाम की चाइनीज लड़की को अपने साथ घर लेकर आता है। मयंक बेटा, आ गए तुम। हम कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। ये कहकर संदीप मयंक को गले लगा लेता है। तभी वो अंजू को आवाज देते हुए कहता है, अंजू, ओ अंजू, जल्दी आओ, देखो हमारा बेटा आ गया। मयंक के आने की खुशी में अंजू सुबह से रसोई घर में तरह तरह के पकवान बनाने में लगी हुई थी। तभी वो साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए बाहर आती है और झट से मयंक को गले लगा लेती है। कैसा है मेरा बच्चा? कितने टाइम बाद तुम्हें देख रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम। अरे मयंक, ये तो कोई विदेशी लड़की लग रही है। कौन है ये? मम, ये ऐना है, मेरे ही ऑफिस में मेरे साथ काम करती है। तभी मयंक ऐना से कहता है, ऐना, ये मेरे मॉम डैड हैं। मयंक के ये कहते ही ऐना अंजू के पांव छूते हुए कहती है, पांव उठा लो सासू मॉम। ये क्या बोल रही है मयंक? अरे ऐना, पाँव उठा लो नहीं, पाए लागू बोलते हैं। ओह, आई एम सॉरी सासू मॉम। मयंक, ये लड़की बार बार मुझे सासू मॉम क्यों बोल रही है? मॉम, ऐना मेरी वाइफ है, हम दोनों ने शादी कर ली है। अब ये तुम क्या कह रहे हो मयंक? तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली? संदीप के ये कहते ही ऐना उनके पांव भी छूने जाती है। पैर काट लूंगी ससुर जी। क्या? पैर काट लूंगी? ये क्या बकवास किए जा रही है? सॉरी ससुर जी, इस बार भी रॉन्ग बोल दिया। सॉरी, पैर दे दो ससुर जी। ओहो मयंक, ये तू क्या बला घर ले आया? अब बस भी करो ऐनक, मेरा मतलब है ऐना, जो भी है तुम्हारा नाम। सारा दिन पैर ही छूती रहोगी? खैर, जाती रहो, मेरा मतलब है जीती रहो। बेटा, ये सब चल क्या रहा है, क्या तू हमें बताएगा? मॉम, मैं ये सब आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। मयंक ये कहते ही अपने कमरे में चला जाता है। ऐना ने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। संदीप और अंजू बार बार ऐना के कपड़ों को ही देखे जा रहे थे। हे भगवान, ये कैसे आधे अधूरे कपड़े पहन रखे हैं इस लड़की ने। मयंक की तो मती ही मारी गई थी जो इसे हमारी बहू बना कर ले आया। अगर आसपास पड़ोस वालों ने इसे इस तरह के कपड़ों में देख लिया ना, तो पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। ऐना, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। इसके बाद अंजू अपनी एक साड़ी लाकर ऐना को देते हुए कहती है, ये लो साड़ी, अब तुम जल्दी से अपने कमरे में जाओ और कपड़े बदल कर आओ। इसके बाद ऐना मयंक के कमरे में चली जाती है। तभी अंजू की पड़ोसने उसके घर आती हैं। क्यों अंजू बहन, इतनी जल्दी तुमने हमें पराया कर दिया? घर में फिरंगन बहू ले आई और हमें बताया तक नहीं? हाँ अंजू बहन, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई क्या करे, जिसकी विदेशी बहू आती है ना, उसके ऐसे ही ठाट बाट बढ़ जाते हैं। क्या बकवास किए जा रही हो तुम दोनों? इतनी देर से वो लड़की हमारा दिमाग खराब कर रही थी, अब तुम दोनों भी शुरू हो गई। अरे वो मेरी बहू है, मुझे ये खुद अभी पता चला। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अरे अंजू बहन, अब इतने भाव क्यों खा रही हो? बहू का एक बार चेहरा तो दिखा दो। तुम्हारी बहू क्या हूर की परी है जिसे देखेंगे तो नजर लग जाएगी? तुम दोनों जाती हो या मैं? हाय हाय, इतना भी क्या गुस्सा। हम जाते हैं, चलें। इसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं। अंजू परेशान होकर सर पर हाथ रखते हुए सोफे पर बैठ जाती है। उधर ऐना अपने पति से कहती है, मयंक, हमको बहुत जोरों का भूख लगी है, लेकिन हमको ये इंडियन खाना नहीं खाना। अच्छा, तो फिर तुम जल्दी से किचन में जाकर अपनी पसंद का कुछ बना लाओ। मयंक की बात सुनकर ऐना किचन में जाती है। वहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाए। अरे हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बनाएं। हमको तो ये भी नहीं पता कि ये कौन सी सब्जी है। क्या बनाऊं? हमको तो बहुत जोरों का भूख भी लगा है। तभी ऐना को रसोई की दीवार पर 2 छिपकली दिखती है। अरे वाह, मिल गया हमको खाना, अब तो हम इन्हीं को खाएगा। ऐना बगल में रखे लकड़ी के स्टूल पर चढ़ जाती है और हाथ से दोनों छिपकलियों को पकड़ने लगती है।
तभी अंजू रसोई में आ जाती है। वो जैसे ही ऐना को छिपकली पकड़ते देखती है, वो जोर से चिल्ला पड़ती है, बाप रे बाप, हे राम, ये क्या कर रही हो बहू तुम? अंजू के चिल्लाने की आवाज सुनते ही मयंक और संदीप भी किचन में आ जाते हैं। उधर ऐना भी अपने दोनों हाथों में छिपकली पकड़ लेती है। क्या हुआ मॉम, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? एवरीथिंग इज ऑल राइट? हाँ भाई, ऐसा भी क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रखा है? अरे वो देखो, उस ऐना ने क्या पकड़ रखा है। तभी संदीप और मोहित ऐना की ओर देखते हैं। उसने अपने दोनों हाथों में छिपकली पकड़ रखी थी जो बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। ये देखकर दोनों की चीखें निकल जाती हैं। हे भगवान, अब इस छिपकली ने, मेरा मतलब है ऐना ने, ये क्या पकड़ लिया? अरे आप सब लोग इतना डरता क्यों है इससे? तुमको पता है इसका तो बहुत ही टेस्टी चटनी बनता है। मैं इसकी चटनी बनाकर आप सबको खिलाऊंगी, फिर देखना आप कैसे अपनी उंगली चाटता रह जाएगा। अब मैं जल्दी से इसकी चटनी बना देती हूँ। संदीप और अंजू लगातार मयंक को घूरते जा रहे थे। तभी वो मयंक को डांटते हुए कहती है, अरे करम जले, कहाँ से उठाकर ले आया इस बला को? और तू मेरी माँ परेशान कर रखा है हम सबको। ये सब नहीं बनता मेरे घर में। जल्दी से इसको खिड़की से बाहर फेंक दे। आप एक बार खाइए तो सासू मॉम, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ ऐना, प्लीज जल्दी से फेंक दे इसे। अरे कौन सा वो मनहूस समय था मयंक जब तूने मेरी कोख से जन्म लिया। अरे ऐसा दिन देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? मॉम आप चिंता मत करो, मैं उसे सब अच्छे से समझा दूंगा। चलो ऐना, अपने कमरे में चलो। अपने कमरे में ले जाकर मयंक ऐना को सब कुछ समझाने लगता है। उनके घर का खाना पीना, रहन सहन। उधर अंजू हॉल में सोफे पर बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। ना जाने कौन से कर्म किए थे मैंने जिसकी सजा में भुगत रही हूँ। तभी संदीप जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ भी कहो, लेकिन बहू बिल्कुल तुम्हारी टक्कर की आई है। बाहर वाले क्या कम थे जो अब आप भी शुरू हो गए? अंजू को उसकी ननद का फोन आता है। अरे कैसी हो भाभी? मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि आज हम पूरा परिवार तुम्हारे घर आ रहे हैं और कुछ दिन वहीं रहेंगे। अरे बाप रे, अगर ये यहाँ आ गई तो इस बहू को देखकर तो खूब मजाक उड़ाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है, अरे वो क्या है ना सुमन दीदी, हम 2 हफ्तों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है, तो मैं फिर आपसे बात करूंगी। तुम कब से झूठ बोलने लग गई अंजू? तो क्या करूं जी, पहले ही इस बहू ने आकर मेरा बीपी बढ़ा दिया है, ऊपर से रिश्तेदार आकर इसका और मजाक उड़ाएंगे। पता नहीं इसके साथ मैं सारा जीवन कैसे रहूंगी। तभी ऐना एक सुंदर सी साड़ी पहने हाथ में चाय का कप लेकर आती है और अंजू से कहती है, सासू मॉम, हम तुम्हारे वास्ते चाय बनाकर लाया। सुनो जी, क्या ये अपनी बहू ऐना ही है? यस सासू माँ, हम आपका बहू ऐना ही है। हमको मयंक ने सब समझा दिया है, यहाँ का रीति रिवाज, खाना पीना, पहनना ओढ़ना। इससे पहले हमसे जो भी मिस्टेक हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। अब से हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देगा। एक्चुअली मेरे मॉम डैड नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ, तो हमको ये सब नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे मैं सब सीखने की कोशिश करूंगी। ऐना की बातें सुनकर अंजू और संदीप भावुक होते हैं और वो उसे गले लगा लेते हैं। हमें तो पता ही नहीं था हमारी बहू इतनी प्यारी है। बेटा तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। इसके बाद अंजू ऐना को हर काम सिखा देती है। कुछ ही महीनों में ऐना इंडियन खाना, यहाँ के रीति रिवाज और भाषा अच्छे से सीख जाती है। फिर सब कुछ अच्छे से चलने लगता है और सब खुशी खुशी एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं।